जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी में लगभग हम 145 प्रश्नों पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे और ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप CTET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या रीट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आपके एग्जाम में पेडागोजी जरूर पूछी जाएगी जो हिंदी से संबंधित है। तो सभी लोग उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ा है तो उत्तर जरूर बताना है। और साथियों, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है। भाषा विकास के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? हमारे सामने 4 विकल्प है। पहला है सामाजिक संपर्क, लिपि का ज्ञान, विद्यालय में पढ़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तब 4 विकल्प में से एक का उत्तर आपको बताना है। तब भाषा विकास के लिए जो आवश्यक होता है वो क्या होता है? वो होता है लिपि का ज्ञान, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा तथा भाषा का संबंध है, तो क्या संबंध है? शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। भाषा तथा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है। अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है, या भाषा एवं शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। तब प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो आपने उत्तर जो बताया वो सी, यानी कि अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते। भाषा है तो भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान, ध्वनियों का प्रतीक, लिपिबद्ध विचार एवं अनुभव, या फिर वाक्यों का प्रयोग। तब हमें बताना है कि भाषा क्या है। तो आपका जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है, यानी ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं, तो क्या प्रभावित करते हैं? पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क, परिवार की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो आपका उत्तर हो जाएगा, भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं, तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर सही होगा। सभी तथ्य जो हैं ये भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखी जाती है सुनकर, बोलकर, पढ़कर, या फिर अनुकरण द्वारा। तब प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हमें बताना है। तो सभी लोगों ने बताया है कि भाषा सीखी जाती है अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। डी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, अनुकरण द्वारा। नेक्स्ट है, भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो कैसे हुई है? शिक्ष धातु से, भाष धातु से, दिव्य धातु से, या इनमें से कोई नहीं। तब प्रश्न क्रमांक 6 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो भाष धातु से हुई है। JMP टेट वर्ग 1 में क्वेश्चन पूछा गया था भाष धातु से। व्यापम ने भस कर दिया था, भस से माना था, भस से। तो ये जो भाष धातु से हुई है, याद रख लेना। हिंदी भाषा किस लिपि से संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताना है। तब सभी को पता है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, यानी जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से, मागधी से, वैदिक संस्कृत से, या पाली प्राकृत से। तब सभी लोगों ने प्रश्न क्रमांक 8 का जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? वो बताया है पाली संस्कृत से जो है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, यानी विकल्प नंबर जो डी है वो इसका सही हो जाएगा। पाली प्राकृत से हुआ है, तो डी नंबर विकल्प अनुसार डी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। देवभाषा कौन सी है? तो देवभाषा बताना है। तो देवभाषा 4 विकल्प है, संस्कृत, हिंदी, पाली, इनमें से कोई नहीं। तब देवभाषा का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि संस्कृत देवभाषा कहलाती है। ए नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सांकेतिक, मौखिक, लिखित, या फिर ये सभी। तब आपको बताना है कि सर्वप्रथम किस रूप में हुआ। तब सभी को पता है कि सर्वप्रथम जो भाषा का प्रयोग हुआ वो सांकेतिक रूप, यानी जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, है ना। संप्रेषण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? भाव एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, भाव एवं विचारों को ग्रहण करना, भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? तब सभी लोगों ने बताया है कि भावों एवं विचारों को आदान प्रदान करना, ठीक है। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखा करें, संप्रेषण कहलाता है भावों एवं विचारों को आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न है, भावों एवं संवेगों की भाषा है तो क्या है? रचनात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या लिपिकीय। तो भावों एवं संवेगों की हमें भाषा बताना है। प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी को उत्तर बताना है। तब सभी का जो आंसर आया है कि भावों एवं संवेगों की भाषा भावात्मक होती है, यानी जो विकल्प नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है तो क्या है? भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ क्या है ना? ध्वनि संकेतों का श्रवण, केवल ध्वनि संकेतों का श्रवण, या बोधपूर्वक श्रवण, या ध्यानपूर्वक श्रवण। तब 25 का सभी लोगों को आंसर बताना है।
सभी लोगों ने जो आंसर बताया है वो बताया है सी, यानी कि बोधपूर्वक श्रवण, ये जो है भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है, तो आपको बताना है सुनने की, पढ़ने की, लिखने की या बोलने की। तो 26 का आंसर सभी को बताना है। सभी को कौशल पता है, भाषा के कौशल होते हैं ये सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। अब आपको बताना है कि सबसे अधिक जो क्रिया होती है वो कौन सी करनी पड़ती है। तब 26 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, सुनने की करनी पड़ती है, यानी जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। बाल मनोविकास का प्रधान साधन है तो क्या है। 27 का आंसर हमें बताना है बाल मनोविकास का प्रधान साधन कौन सा है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। सभी लोगों का जो आंसर आया है वो क्या आया है, वो आया है बाल मनोविज्ञान का जो है बाल मनोविकास का प्रधान साधन है मातृभाषा की शिक्षा, यानी जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। बालक के संवेगों, स्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है। 28 का आंसर हमें बताना है घनिष्ठ, सामान्य, अच्छा या इनमें से कोई नहीं। तब 28 का सभी लोगों का जो आंसर है वो है घनिष्ठ। बालक के संवेगों, स्थायी भावों का मातृभाषा से संबंध होता है तो घनिष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन है बालकों का बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है तो काय पर निर्भर करता है। खेल क्षमता पर, भाषा क्षमता पर, अध्ययन क्षमता पर या इनमें से कोई नहीं। तब 29 का सभी लोगों को उत्तर बताना है। उत्तर हो जाएगा भाषा क्षमता पर, यानी जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, है ना। बालकों का बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है तो भाषा क्षमता पर निर्भर करता है। वर्णमाला है तो क्या है, सभी को बताना है वर्णों का समूह, शब्दों का समूह, वाक्यों का समूह या फिर ए सभी। तो प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। तब आपका विकल्प जो ए है वो इसका सही हो जाएगा। वर्णमाला जो है ये वर्णों का समूह कहलाती है, ये नंबर इसका सही हो जाएगा। शब्द भंडार द्योतक हैं तो किस चीज के द्योतक हैं। भाषा विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का या फिर इनमें से कोई नहीं। तब आपको उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 31 का उत्तर सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, 4 विकल्प हैं और 4 में से एक का चयन हमें करना है। तो सभी लोगों ने बताया है भाषा विकास का। शब्द भंडार द्योतक होता है भाषा विकास का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई बताना है 32 का वर्ण, ध्वनि, वचन या फिर ए सभी। तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या होती है। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है 32 का वो बताया है बी, कि मौखिक भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है वो होती है ध्वनि, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, जल्दी से बताना है 1, 2, 3 या फिर 4। तो 33 का आंसर सभी ने बताया है कि हिंदी भाषा को स्वर और व्यंजनों में बांटा गया है, भाषा में वर्णों को, है ना, यानी कि 2 इसका सही हो जाएगा। उपभाषा किसी भाषा का कौन सा रूप है। 34 का आंसर सभी लोग बताएंगे। उपभाषा किसी भाषा का कौन सा रूप है, स्थानीय रूप, सूक्ष्म रूप, बृहद रूप या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सभी लोगों को आंसर बताना है। सभी लोगों ने जो आंसर बताया है 34 का वो बताया है स्थानीय रूप। उपभाषा किसी भाषा का कौन सा रूप है तो वो स्थानीय, यानी विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा है, तब आपको बताना है बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, स्थानीय राजस्थानी हिंदी या ये सभी। 35 का सभी लोग आंसर बताएंगे कौन सी हिंदी की उपभाषा है। तो सभी का आंसर फटाफट से आनी चाहिए। तब आपका उत्तर होता है ये सभी। बिहारी हिंदी भी, राजस्थानी हिंदी भी और पूर्वी हिंदी, ये सभी हिंदी भाषा की उपभाषाएं मानी जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती हैं। 1, अनेक, 2 या इनमें से कोई नहीं। तब 36 का आंसर सभी लोगों को बताना है। सभी लोग जो आंसर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं अनेक। उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित हैं, तो अनेक बोलियां सम्मिलित हैं। 36 का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किसने किया। 51 का उत्तर आपको बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। सीखने के प्रमुख नियमों का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब सभी ने उत्तर बताया है थांडाइक महोदय ने सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है ना। बहुत बढ़िया, ए नंबर इसका सही होगा। नवीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, बताना है आपको। नवीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक, तो उत्तर क्या होगा, स्किनर, कोहलर, पावलाव या टर्मन। तब 52 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया वो बताया है कि नवीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर, यानी विकल्प नंबर जो ए है
वो इसका सही हो जाएगा। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? वुडवर्थ ने, स्किनर ने, हिलगार्ड या फिर वाटसन ने। तब 53 का सभी लोगों को उत्तर बताना है। फटाफट से सभी लोग उत्तर बताएंगे। आपका जो आंसर हो जाएगा ये अनुकरण का सिद्धांत दिया हिलगार्ड, यानी विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही हो जाएगा। सीखने से परिवर्तन होता है तो किसका परिवर्तन? व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में, व्यक्ति की प्रेरणाओं में, उपर्युक्त सभी में। तो सीखने में परिवर्तन होता है, किस में होता है? सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब उत्तर होगा व्यक्ति के व्यवहार में, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? आपको बताना है 55 का उत्तर त्रुटि एवं प्रयत्न द्वारा, परीक्षण द्वारा, सूझ द्वारा या विभेदीकरण द्वारा। तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। अगर आपसे बनता है तो सभी लोगों ने उत्तर बताया है त्रुटि एवं प्रयत्न द्वारा। प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? तो त्रुटि एवं प्रयत्न द्वारा सीखता है। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। किस विधि द्वारा विषय को सीखने में समय की बचत होती है? तो 56 का आंसर सभी लोग बताएंगे। किस विधि द्वारा विषय को सीखने में समय की बचत होती है? तब सभी लोगों ने जो आंसर बताया है वो बताया है बी, यानी कि सूझ विधि द्वारा। बी नंबर इसका सही होगा, है ना। बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट है प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? स्किनर का, पावलोव का, डार्विन या फिर क्रो या क्रो का। तब 57 का आंसर हमें बताना है। आपका जो आंसर आ रहा है वो हो जाएगा स्किनर महोदय का है। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियमों का प्रतिपादन किया? 58 का आंसर सभी लोग बताएंगे। 2, 3, 4 या 5। तब प्रश्न क्रमांक 58 का बताना है। तब आपका उत्तर होगा 3, है ना। 3 यानी कि जो बी नंबर इसका है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है? 59 का अनुकरण, सूझबूझ, त्रुटि एवं प्रयास या ए सभी। तो 59 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। किस विधि को अपनाता है सीखने के लिए? तो जल्दी से बताएंगे। 59 का हो जाएगा ए, यानी कि अनुकरण विधि को अपनाता है। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व हैं तो कौन से हैं? 60 का उत्तर बताना है। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व कौन से हैं? प्रेरणा, अभ्यास, परिपक्वता या फिर ए सभी। तो 60 का उत्तर हमें बताना है। जल्दी से उत्तर बताएंगे आप। 60 प्रश्न क्रमांक 60 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ए सभी। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले जो तत्व हैं वो ए सभी, यानी डी नंबर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने की को सीखना कहते हैं। यह कथन किसका है? गेट्स एवं अन्य, वैलेंटाइन, हेगार्डी या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको 61 का आंसर। तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को सीखना कहते हैं गेट्स महोदय, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह कौन सी है? 62 का आंसर बताना। देवभाषा, उपभाषा, राष्ट्रभाषा या फिर मातृभाषा। तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि जो स्वाभाविक सीखी रूप से सीखी जाती है वो है मातृभाषा, यानी डी नंबर इसका सही होगा। वह मूल ध्वनि जिसको खंड ना किया जा सके वह कौन सी है? 63 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। वह मूल ध्वनि जिसको खंड ना किया जा सके वो कौन सी है? तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया 63 का वो क्या बताया है? सभी लोगों को आंसर बताना है। 63 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सभी लोगों ने जो आंसर बताया वो बताया बी, यानी कि वर्ण। वह मूल ध्वनि जिसको खंड ना किया जा सके वर्ण कहलाती है। सभी को याद रखना। तब हमारा अगला जो प्रश्न होता है, भाषा और विचारों में संबंध है तो क्या संबंध है? मानसिक, घनिष्ठ, आर्थिक या फिर शारीरिक। तब 12 का उत्तर सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो भाषा और विचारों में जो संबंध होता है वो घनिष्ठ संबंध, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बालक की भाषा सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में योगदान है तो किसका योगदान है? सभी को पता है परिवार, समाज, विद्यालय या फिर इन सभी। तो सभी लोगों ने जो आंसर बताया वो बताया डी, यानी कि समाज का भी है, परिवार का भी है और विद्यालय का भी। बहुत बढ़िया आंसर। विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है तो क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का साधन हमें बताना है। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी को पता है कि विचारों की अभिव्यक्ति का जो साधन होता है, माध्यम होता है, वो भाषा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाषा में परिवर्तन के कारण है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर सही बताएंगे। स्थान विशेष की जलवायु, कई पीढ़ियों का अंतर, भौगोलिक भिन्नता या उपयुक्त सभी। तो भाषा में परिवर्तन के जो कारण माने जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका उत्तर होगा क्या? ए, यानी कि स्थान विशेष की जलवायु भाषा में परिवर्तन के कारण माने जाते हैं। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा वह व्यापार है जिससे हम शब्दों द्वारा
विचार को व्यक्त करते हैं, ये जो कथन है वो किसका है? प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हमें बताना है। भाषा वह व्यापार है जिससे हम शब्दों द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं, ये जो कथन है ये किसका है? तब आपका प्रश्न क्रमांक जो 16 है इसका उत्तर होगा पतंजलि, यानी जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है। हिंदी की मानक भाषा कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मानक भाषा है तो खड़ी बोली, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही होगा। ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है किस लिपि से? रोमन, ब्राह्मी, फारसी या फिर रूसी? तो देवनागरी का सभी को पता है कि इसका ब्राह्मी लिपि से जो है विकास हुआ है, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही होगा। भाषा का उद्देश्य होता है तो क्या? भाषण, संप्रेषण या फिर अन्वेषण? तो भाषा का उद्देश्य क्या होता है हमें बताना है। तब आपका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, यानी कि संप्रेषण। भाषा का उद्देश्य होता है संप्रेषण। हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हमें बताना है। 14 सितंबर 1949, 14 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1949 या फिर 14 अक्टूबर 1949? तब आपको पता है कि हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, है ना। तो 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है? मानक रूप बताना है। 21 का आंसर हमें बताना है कि जो भाषा का मानक रूप है वो कहाँ पर सीखता है। तब सभी को पता है कि वो विद्यालय में, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपसे बनते हैं तो उत्तर जरूर बताया करो। भाषा विकास, भाषा किसका साधन है? वाचन का, भावाभिव्यक्ति का, लेखन का या इनमें से कोई नहीं? तब प्रश्न क्रमांक अपना 22 का उत्तर होगा भावाभिव्यक्ति का साधन माना जाता है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध, यह कथन किसका है? तो 23 का सभी लोगों को आंसर बताना है। तब ये हो जाएगा कथन महात्मा गांधी, यानी जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रचना की दृष्टि से जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तो क्या होती है? वर्ण, शब्द, वाक्य या फिर शब्द भंडार? तो रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है सभी को बताना है। तब सभी लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है ए, यानी कि रचना की दृष्टि से वर्ण होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द होती है सबसे छोटी। तो याद रख लेना, लिपि है तो क्या है? वर्णों की व्यवस्था, वाक्यों की व्यवस्था, शब्दों की व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो लिपि क्या है? 38 का आंसर सभी लोग बताएंगे। तब सभी का आंसर है वर्णों की व्यवस्था क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा का ग्रहण पक्ष है तो कौन सा है? सुनना, पढ़ना, सुनना एवं पढ़ना या फिर लिखना? तो भाषा का ग्रहण पक्ष कौन सा कहलाता है? तब सभी लोगों ने आंसर बताया है कि सुनना एवं पढ़ना ये ग्रहण पक्ष कहलाते हैं, यानी कि सुनने से भी ग्रहण होता है, पढ़ने से भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? तब 40 का आंसर सभी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताना है। तो सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? तो अभिव्यक्ति पक्ष को, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है? 41 का उत्तर बताना है। नवजात शिशु की जो भाषा है वो किस रूप में होती है? रुदन, क्रंदन, बलबलाना या फिर कूइंग? तो नवजात शिशु की भाषा बताना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 41 का वो हो जाएगा रुदन, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो आपका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने प्रकार के व्यंजन हैं? सभी लोग बताएंगे। व्यंजन बताना है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 42 का आंसर सभी को बताना है। तब आपका उत्तर होगा 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो सभी को याद रख लेना, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, है ना। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है तो कौन सा? 43 भाषा विकास को परिपक्वता, स्वास्थ्य, प्रेरणा या ये सभी? तो भाषा विकास को सभी को पता है कि प्रेरणा भी करती है, परिपक्वता और स्वास्थ्य सभी को करते हैं। तो 43 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाणी विकार है? वाणी विकार बताना है। तुतलाना, हकलाना, अस्पष्ट उच्चारण या फिर ये सभी? तो सभी लोगों को पता है कि तुतलाना भी है, अस्पष्ट उच्चारण भी है, यानी डी नंबर जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ होती हैं। वाणी ध्वनियाँ होती हैं 2 प्रकार की, सीमित संख्या में, असंख्य प्रकार की या केवल संयुक्त? तो 45 का आंसर सभी लोगों ने जो बताया है दोस्तों वो क्या बताया? वो बताया ए, यानी कि 2 प्रकार की होती है। प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ होती हैं 2 प्रकार की। तो ये नंबर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लिखना, पढ़ना,
संकेतों का प्रयोग निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? जल्दी से बताओ। 46 का आंसर आपको बताना है। तो सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर होगा वाणी। वाणी के अंतर्गत आता है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों ने बताया है ना। लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो वाणी के अंतर्गत आता है। तब हमें उत्तर बताना है शिशु में क्रंदन कब होता है? क्रंदन बताना है, जल्दी से बताएंगे। उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न क्रमांक 47 का उत्तर हमें बताना है। सभी लोग बताएंगे कि शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है? तो जन्म से 6 सप्ताह तक के बाद आपको पता होगा कि क्रंदन प्रारंभ होता है। तो ये ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को लिखना है। तो अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है तो कौन सी है? 48 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। 48 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? अधिगम, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है तो कैसे होता है? पाठन क्रिया द्वारा, लेखन क्रिया द्वारा, भाषा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है 49 का सी, यानी कि भाषा द्वारा होता है संस्कृति व सभ्यता का विकास। बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट है बालकों को इस योग्य बनाना है कि वे नवीन ज्ञान कौशल को भली भांति सीख सकें, किस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है? तो 50 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे। 50 प्रश्न क्रमांक 50 का उत्तर बताना है। तब आपका जो 50 का उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? सी, यानी कि अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा होता है। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? तो 64 का सभी लोगों को उत्तर पता है कि क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, यानी कि पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकें, बोलकर अपनी बात कह सकें, दूसरों की बात सुनकर समझ सकें। ये जो भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य माना जाता है। कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जा सकती है? तो मौखिक कार्य के अंतर्गत जो होती है वो 65 का, तब आपका आंसर होगा बालकों को अक्षर बोध कराना, विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध, या बालकों की बलाघात का ज्ञान करना, जो है 4 नंबर इसका सही होगा। अधिगम की विशेषता है तो क्या है? 66 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर होगा परिवर्तनशीलता, सार्वभौमिकता और समायोजनशीलता, यानी जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो अपना क्वेश्चन हो जाएगा साथियों वो क्या है? क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण है तो क्या है? सभी लोगों को बताना है। क्रियात्मक अधिगम को साइकिल चलाना सीखना, पढ़ना सीखना, हिसाब लगाना सीखना, या इनमें से कोई नहीं। तो 67 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। उत्तर 67 का हो जाएगा ए, साइकिल चलाना तथा सीखना। ए इसका सही हो जाएगा। अब आपका सही होगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है? संज्ञानात्मक शिक्षण में आपको बताना है शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, या ये सभी। तब 68 का उत्तर सभी लोगों ने बताया है कि संज्ञानात्मक शिक्षण में जो होती है वो मानसिक, यानी कि सी नंबर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिशु की प्रथम भाषा है तो क्या है? अंग्रेजी, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, या हिंदी? तब सभी को पता है मातृभाषा, यानी जो विकल्प नंबर बी है वो आपको याद रखना है। ठीक है। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनको लिखने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जिनको पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता, जिनको लिखने पढ़ने सुनने से कोई अर्थ नहीं प्रकट होता है, इनमें से कोई नहीं। तब 70 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। अगर आपसे बनता है तो उत्तर जरूर बताएं। जिनको पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा शिक्षण के सिद्धांत में नहीं आता? तब हमें बताना है भाषा शिक्षण के सिद्धांत में कौन नहीं आता? स्वतंत्रता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। 71 का उत्तर हमें बताना है, और 71 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, है ना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में नहीं आता, तो डी नंबर आपका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होता है? ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए सुनना, पढ़ना, लिखना, या ये सभी। तब 72 का आंसर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को बताना है। सभी लोगों ने जो उत्तर बताया वो बताया है सुनना, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है, वाचन प्रवीणता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में कौन से क्रियाकलाप का आयोजन करना चाहिए? वाचन प्रवीणता प्राप्त करने के लिए भाषण, वाद विवाद, अंताक्षरी, या ये सभी। तब सभी लोगों ने 73 का जो आंसर बताया, अधिकांश लोग जो बता रहे हैं कि ए सभी, यानी कि डी नंबर जो है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों ने एकदम। प्रश्न जो हो जाएगा वो क्या होगा? भाषा सहायक होती है तो किसमें सहायक होती है? 74 का आंसर सभी लोगों को बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे कि भाषा सहायक होती है तो कैसे सहायक होती है?
संप्रेषण में भी होती है, प्रत्यय निर्माण में भी और अधिग्रहण में, यानी ये सभी में सहायक होती है। भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? 75 का सभी लोगों को उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे कि भाषा कौशल के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तब सभी को पता है कि भाषा कौशल के 4 प्रकार, यानी डी नंबर इसका सही होगा। श्रवण में कौन सी ज्ञानेंद्रिय की सक्रियता अनिवार्य है? 76 का उत्तर बताना है। श्रवण में कौन सी ज्ञानेंद्रिय की सक्रियता अनिवार्य है? कर्ण की, दृष्टि की, मुख की, या इनमें से कोई नहीं। तब 76 का आंसर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। 76 का आपका जो आंसर हो जाएगा कि श्रवण में जो होती है वो कान की होती है, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। दादी या नानी माँ की कहानी बच्चों में जागृत होती हैं तो सुनने की जिज्ञासा, काल्पनिक भाव, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 77 का उत्तर सभी लोग बताएंगे कि दादी या नानी माँ की कहानियाँ बच्चों में जागृत करती हैं तो क्या जागृत करती हैं? तो उपर्युक्त दोनों, सुनने की जिज्ञासा और काल्पनिक भाव। ठीक है। अच्छे एवं प्रभावशाली वाचन की विशेषता है लयबद्ध, क्रमबद्ध एवं मधुर, उचित भावभंगिमा, प्रत्येक शब्द का शुद्ध, पूर्ण एवं स्पष्ट उच्चारण, या उपर्युक्त सभी। तब 78 का आंसर सभी लोग उत्तर बताएंगे। सभी लोगों ने उत्तर बताया है डी, उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वाचन कौशल की गतिविधि नहीं है? तो वाचन कौशल की गतिविधि कौन सी नहीं है? वार्तालाप, भाषण, परिचर्चा या फिर खेल कूद। तो 79 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 79 का उत्तर आपको बताना है। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है डी, यानी कि वाचन कौशल की जो गतिविधि नहीं है वो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है तो क्या है? प्रश्न क्रमांक 80 का उत्तर सभी को बताना है। तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि वाचन शिक्षण का उद्देश्य है तो बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास कराना, बालकों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास कराना और धारा प्रवाह वाचन की योग्यता कराना, यानी डी नंबर इसका आपका सही हो जाएगा। पठन से संबंधित आवश्यक तत्व क्या है? 81 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। पठन से संबंधित जो आवश्यक तत्व है वो कौन सा है? मतलब ए सभी। भाषा ज्ञान का लिपि, भाषा लिपि का ज्ञान, दृश्य इंद्रिय की क्रियाशीलता, रुचि एवं एकाग्रता। तो 81 का डी आपका सही होगा। लिखना कहलाता है तो क्या कहलाता है? 82 ध्वनियों को लिपिबद्ध करना, सुंदर अक्षरों में लिखना, साहित्य की रचना करना, या इनमें से कोई नहीं। तो 82 का आंसर सभी लोग बताएंगे। लिखना क्या कहलाता है? सभी का आंसर आने चाहिए। तब ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ये लिखना कहलाता है। ए नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा। शिशु की लेखन क्रिया की शुरुआत होती है तो कहाँ से होती है? टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से, सुंदर आकारों से, शुद्ध शब्दों से, या इनमें से कोई नहीं। तब सभी का आंसर फटाफट से आने चाहिए। 83 का जो होता है शिशु की लेखन क्रिया शुरुआत होती है टेढ़ी मेढ़ी लकीरों, यानी विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लेखन कौशल के विकास में निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सभी लोग बताएंगे लेखन कौशल में किस बात का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर क्या होगा? 84 का हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि उपर्युक्त सभी का ध्यान। छात्रों के बैठने का ढंग उपयुक्त हो, अक्षर सुडौल हो, कलम पकड़ने की विधि ठीक हो। ये जो 3 नंबर 4 नंबर है वो इसका सही होगा। ठीक है। बालकों में लेखन कला विकसित करने के उद्देश्य से कराया जाना चाहिए। सुलेख प्रतियोगिता, उपर्युक्त दोनों, लिखने का खूब अभ्यास, है इनमें से कोई नहीं। तब सभी ने 85 का जो आंसर बताया है वो क्या बताया? सी, यानी उपर्युक्त दोनों इसका आंसर सही होगा। बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है? वो है दोस्तों रूपरेखानुकरण विधि का संबंध है। रूपरेखानुकरण विधि का संबंध किससे है? तब 86 का आंसर सभी को बताना है और इसका उत्तर होगा ए, यानी कि लेखन शिक्षण विधि से रूप रेखानुकरण विधि का संबंध होता है। ए नंबर इसका सही होगा। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में शरीर के किस अंग के प्रयोग पर बल दिया जाता है? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में तो किस अंग के प्रयोग पर बल दिया जाता है? केवल आंख पर, केवल हाथ पर, आंख, कान एवं हाथ पर, इनमें से कोई नहीं। तब 87 का आंसर आपका क्या होगा? हो जाएगा आंख, कान एवं हाथ पर, यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिक्षण सहायक सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 88 का उत्तर बताना। शिक्षण सहायक सामग्री को आपको बताना है। तब अगर आपसे बनता है तो फटाक से उत्तर बताएं। शिक्षण सहायक सामग्री को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 आपको याद रखना है। 3 आपका सही होगा। संरचना, उपयोगिता एवं उपलब्धता की दृष्टि से सहायक सामग्री का विभाजन किया गया है तो बताना है 89 का। दृश्य सामग्री के रूप में, श्रव्य साधन के रूप में, दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में, या उपर्युक्त सभी। तब 89 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया वो बताया है डी, यानी उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग से पाठ को बनाया जाता है रोचक,
ग्रहणी, प्रभावशाली या फिर ये सभी, तब 90 का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे। आपका उत्तर होगा डी, यानी कि ये सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, सुनने के लिए किस प्रकार की सहायक सामग्री उपयोगी है? तो श्रव्य सामग्री, दृश्य, श्रव्य दोनों, दृश्य सामग्री या इनमें से कोई नहीं। तब 91 का अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो श्रव्य सामग्री सही बताया। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तम शिक्षण की विशेषता है तो क्या है? 92 का उत्तर बताना है। 4 विकल्प भी हमारे सामने मौजूद हैं और 4 में से एक का चयन करना है। तब आपको पता होनी चाहिए उत्तम शिक्षण की विशेषता है छात्रों की समस्याओं के समाधान में शिक्षक का पूर्ण सहयोग होना, छात्र शिक्षक संबंध मधुर होने चाहिए, छात्र की क्रियाओं को यथोचित पुनर्बलन मिलना चाहिए। उपयुक्त सभी आपका डी नंबर सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के चर होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या ये सभी। तब 93 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। 93 का बताया है कि शिक्षक भी होता है, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम भी होता है। डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है ना। अच्छा शिक्षण होता है तो कौन होता है? सभी लोग बताएंगे। पूर्व ज्ञान पर आधारित, क्रिया आधारित, उद्देश्यपूर्ण या ये सभी। तो अच्छा शिक्षण होता है तो कैसे होता है? 94 का आंसर सभी को बताना है। तब आपका उत्तर होगा ये सभी। क्रिया आधारित भी होता है, उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण ज्ञान पर आधारित भी होता है। ये सभी डी नंबर इसका सही होगा। श्रव्य सामग्री नहीं है तो क्या नहीं है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मॉडल या फिर ग्रामोफोन। तो श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है? सभी को बताना है। 95 का आंसर आपका क्या होगा? तब सभी का आंसर आ रहा है मॉडल। मॉडल श्रव्य सामग्री नहीं होती। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। छात्रों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के निराकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए? 96 का बताना है। स्वर एवं व्यंजनों के उच्चारण भेद को समझाया जाए, मौखिक रचना शिक्षण पर बल दिया जाए, शिक्षक का स्वयं का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए या उपयुक्त सभी। तब 96 का अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो बता रहे हैं डी, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। डी नंबर आपको बताना है। अग्रलिखित में से कौन शारीरिक कारणों में आता है जिससे विकार उत्पन्न होने के कारण बालक में उच्चारण संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं? तब हमें बताना है कि उच्चारण संबंधी जो अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं वो कैसे होती हैं? जिह्वा, नाक, होंठ या फिर ये सभी। तब हमें 97 का उत्तर सभी लोग बताएंगे तो ये सभी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। सहचार विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है खेल खेल में, वाद विवाद द्वारा, चित्रांकन द्वारा या निबंध द्वारा। तो सहचर विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है तो कैसे की जाती है? 98 का बताना है। तो इसका उत्तर होगा खेल खेल में, यानी ए नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन है तो क्या है? पाठ्यपुस्तक, मानचित्र, ब्लैक बोर्ड या ये सभी। तो उत्तर बताना है। 99 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को बताना है। तब सभी ने उत्तर जो बताया है वो बताया है ये सभी, है ना। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन पाठ्यपुस्तक भी, मानचित्र और ब्लैक बोर्ड, ये सभी इसका सही होगा। कविता शिक्षण का मुख्य लक्षण क्या है? कविता का भावार्थ बताना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण या इनमें से कोई नहीं। तब प्रश्न क्रमांक 100 का उत्तर हमें बताना है कविता शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं। 100 का हो जाएगा ए, यानी कि कविता का भावार्थ बताना इसका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है तो क्या है? गीत, अभिनय, व्याख्या या फिर ए और सी दोनों। तो प्राथमिक स्तर पर बताना है। तब आपका 101 का आंसर क्या होगा? अधिकांश लोगों ने बताया है डी, यानी प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण प्रणाली है तो वो है ए और सी दोनों। डी नंबर आपका सही होगा। भाषा पढ़ने में पाठ्य पुस्तक है तो क्या है? एक साधन है, साध्य है, प्रसाधन है या फिर असाध्य है। तो भाषा पढ़ाने में जो पाठ्य पुस्तक है वो क्या है? तब आपका उत्तर होगा एक साधन है पाठ्य पुस्तक। ए नंबर इसका सही होगा। अच्छे पाठ्य पुस्तकों का गुण नहीं है तो क्या नहीं? क्रमबद्धता, सोद्देश्यता, सार्थकता या अनुपयुक्तता। तब जल्दी से उत्तर हमें बताना है। सभी ने बताया है डी। बहुत बढ़िया आंसर। उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का 104 का उत्तर बताना है। तो उत्तर इसका हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य होता है छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करना। मतलब जो विकल्प नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? 105 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 105 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, व्याख्या विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो व्याख्या विधि अपनाई जाती है, यानी सी इसका सही होगा। पूर्व माध्यमिक स्तर पर छात्रों को रचना का ज्ञान देने के लिए कराया जाना चाहिए तो क्या कराया जाना चाहिए? 106 का उत्तर सभी को बताना है।
तब सभी लोगों ने 106 का जो उत्तर बताया वो सी बताया है, यानी देखी हुई घटनाओं का वर्णन कराना, यानी सी नंबर आपका सही होगा। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है तो क्या है? उपचारात्मक शिक्षण जो है प्रदान करने की सबसे सुगम विधि क्या मानी जाती है? तब प्रश्न क्रमांक 107 का उत्तर बताया है ए, कक्षा के छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान कर उनसे मुक्त करना। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। और भी आगे देखते हैं, पूरे के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है साथियों। अब आपका उत्तर है लिंगबा फोन किस प्रकार की सहायक सामग्री है? सभी को उत्तर बताना है 108 का। तो बताओ जल्दी से, लिंगबा फोन किस प्रकार की सहायक सामग्री मानी जाती है? तो 108 का आपका हो जाएगा विकल्प नंबर श्रव्य उपकरण मानी जाती है। बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, कहानी शिक्षण में किस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है? कहानी शिक्षण में कथा वस्तु बालकों के स्तरानुसार, उसमें गतिशीलता एवं क्रमबद्धता हो, कथा वस्तु में भयानकता एवं विभत्स ना हो, या उपर्युक्त सभी। तब 109 का उत्तर बताना है। 109 का अधिकांश लोगों ने बताया है डी, यानी कि डी इसका सही हो जाएगा। मूल्यांकन से क्या तात्पर्य? 110 का उत्तर सतत चलने वाली प्रक्रिया, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी, उद्देश्य की पूर्ति का सीमांकन, या मूल्यांकन के जो साथ तात्पर्य हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा उपर्युक्त सभी। डी नंबर इसका सही होगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 111 का उत्तर बताना है, तो जल्दी से कमेंट में लिखो 111 का क्या हो जाएगा? तो हिंदी जो भाषा परिवार की भाषा है वो भारोपीय परिवार की। ए नंबर इसका सही होगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 112 का उत्तर सभी को बताना है, अवधी, बिहारी, हिंदी या फिर संस्कृत। तो 112 का सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी, यानी कि सी नंबर आपका जो है वो सही हो जाएगा। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है तो कौन सा है? वर्तमान में हिंदी का हमें प्रचलित रूप बताना है। प्रश्न क्रमांक 113 का उत्तर बताना है, तो सभी को पता है ये खड़ी बोली है, यानी ए नंबर इसका सही हो जाएगा। मानक भाषा भी इसे माना जाता है खड़ी बोली को। तब हिंदी खड़ी बोली के अपभ्रंश से विकसित हुई है, हमें बताना है। इस प्रकार से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। 114 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो होगा सोर्स, यानी अपभ्रंश से खड़ी बोली जो है विकसित हुई है ना, याद रखना है। हिंदी की आदि जननी क्या है? 115 का उत्तर सभी लोग बताएंगे आदि जननी कौन सी भाषा है? तब सभी को पता है हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, यानी कि सी नंबर आपका सही होगा। छात्रों को बोलना सीखने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो वार्तालाप, प्रश्नोत्तरी, अंत्याक्षरी या फिर चिंतन विधि का। तो किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? 116 का जो आंसर आप लोग बता रहे हैं वो बता रहे हैं चिंतन विधि का, यानी विकल्प नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? 117 का उत्तर बताना है श्रुति लिपि, सुलेख, देवनागरी लिपि या फिर वर्ण लिपि। तब 117 का आंसर आपका होगा कि अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, इसे जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा श्रुति लिपि, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो आपका सही होगा। किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता? 118 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता वैधता में, वस्तुनिष्ठता में, निबंधात्मक में या फिर ये सभी। तो 118 का आपका उत्तर होगा वस्तुनिष्ठता, यानी विकल्प नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परीक्षा अच्छे और कमजोर बालकों में भेद स्थापित करने में सक्षम है? तो निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, मौखिक या फिर ये सभी। तो 119 का उत्तर बताना है। तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है वो अच्छे और कमजोर बालकों में भेद स्थापित करने में सक्षम है, यानी जो विकल्प नंबर बी है वो आपका सही होगा। कहानियों के माध्यम से बालकों के ज्ञान को परिवर्तित एवं परिमार्जित करने का मुख्य उत्तरदायित्व किसका है? तो 120 का उत्तर हमें बताना है मुख्य जो उत्तरदायित्व है वो किसका है? माता पिता का, अध्यापक का, दादी नानी का या फिर मित्रों का। तो 120 का जो आपका उत्तर होगा वो होगा अध्यापक का, यानी बी नंबर जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर 120 का। अब अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कहानी बच्चों को बहुत पसंद है, कहानी शिक्षण में एक अध्यापक को किस उद्देश्य पर विशेष बल नहीं देना चाहिए? तो किस पर नहीं देनी चाहिए? कहानी द्वारा बालक जीवन की सुंदरता के दर्शन होते हैं, कहानी ही एक सबसे अच्छा साधन है जो बालकों का मनोरंजन करती है, या कहानी द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति का विकास किया जा सकता है, कहानी के द्वारा बालकों को भाषा का अच्छा ज्ञान कराया जा सकता है। तब 121 का अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया बी, कि कहानियां ही एक सबसे अच्छा साधन है जो बालकों का मनोरंजन करती हैं। तो बी नंबर। भाषा संप्रेषण का माध्यम क्या है? 122 का उत्तर बताओ, सभी लोगों को उत्तर बताना है। भाषा संप्रेषण
का माध्यम है, समाज में किसी भी भाषा के मौखिक रूप का महत्व सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है, तब उत्तर बताना है। 4 विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 122 का उत्तर होगा कहानी लेखन, यानी जो विकल्प नंबर ए है वो आपका सही होगा। बोलना का संबंध है तो किससे है? 123 का उत्तर हमें बताना है। 123 का उत्तर होगा बोलना का संबंध भाषा के उच्चरित रूप एवं अभिव्यक्ति पक्ष से। विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि कक्षा में कविता का अध्यापन ठीक ढंग से हुआ है तो विद्यार्थी अवश्य कविता में रुचि लेंगे। अन्य साधनों के द्वारा भी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन छात्रों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने से संबंधित नहीं है? तो 124 का हमें उत्तर बताना है और 124 का हो जाएगा बी, नानी की कहानियाँ, यानी बी नंबर इसका सही होगा। बच्चा जब सर्वप्रथम भाषा सीखता है तो वह उसके मौखिक रूप का ही प्रयोग करता है, उसे सिखाया भी मौखिक रूप से ही जाता है। निम्न में से किसका संबंध भाषा के मौखिक रूप से है? 4 विकल्प हैं। भाषा के मौखिक रूप से हमें बताना है, तब 125 का आंसर आपका होगा ए, यानी कि वाचन और श्रवण। ए नंबर इसका सही होगा। लिखना सिखाते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? छात्रों के बैठने का ढंग उपयुक्त हो, अध्यापक को स्वयं आदर्श लेखन बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर लिखने में सर्वप्रथम वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए, छात्रों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो 126 का जो आपका आंसर होगा वो डी, छात्रों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता है, क्यों देता है? 127 का उत्तर, इसका जो सही उत्तर 4 में से हो जाएगा वो हो जाएगा गृह कार्य करने से जो है छात्रों में स्वाध्याय की जो है आदत का विकास होता है, तब आपको याद रख लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन है आपके लिए। सुनना भाषाई कौशल का प्रथम सोपान है, क्यों सुनना भाषाई कौशल का प्रथम सोपान माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि आरंभ में बालक अपने माता पिता को बोलते सुनता है और धीरे धीरे अनुकरण करने लगता है। तो ए नंबर जो है वो इसका सही होगा। शैक्षणिक निदान का प्रयोजन है तो क्या है? 129 का उत्तर बताना है। तब सभी लोगों ने बताया कि विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाना ये शैक्षणिक निदान का प्रयोजन माना जाता है। ए नंबर इसका सही होगा। शैक्षणिक उपचार का प्रमुख प्रयोजन क्या है? 130 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 130 का जो उत्तर होगा, शैक्षणिक उपचार का प्रमुख जो प्रयोजन होता है वो होता है शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण। तो दोस्तों यहाँ पर पेडागोजी के लगभग हमने 130 प्रश्नों पर चर्चा की और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है और इसी प्रकार से अनेकों वीडियो आप तक प्रेषित किए जाएंगे। ठीक है, और सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना, उसमें सर्च करना IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।